आपने पीरियड सोसाइटी के बारे में अपने विचार रखे। साथियों, कार्यक्रम के अंत में मैं हमारे इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे माननीय महेंद्र सिंह जी, केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं प्रभारी उत्तराखंड महोदय, आप आए और इस विषय पर अपने विचार रखें। साथियों, अपने महापुरुषों को नमन करते हुए सम्मानित मंच और इस समाज का जो कहते हैं इंटेलेक्चुअल क्लास, बुद्धिजीवी लोग आज मेरे सामने बैठे हैं। साथियों, मुझे भी 27-28 साल सामाजिक मूवमेंट में काम करते हुए हो गए। यह पहला अवसर है कि किसी उद्घाटन सत्र में हमने एक ऐसा सब्जेक्ट रखा, पे बैक टू सोसाइटी। तो इसको बड़ा आसान कर दिया है मेरे साथियों ने, जैसे जुगलाल सर हैं और बीपी सिंह जी ने तो बड़े सीधे सीधे शब्दों में आपको बता दिया कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इससे होने वाला क्या है। लेकिन ये भी बता दें कि अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि अलग अलग समय में हमारे महापुरुषों ने सामाजिक आंदोलन किया, और वो किस लिए किया कि ये जो इंटेलेक्चुअल क्लास है इससे उनकी उम्मीदें बंधी थी और इसकी उन्होंने इसलिए कुर्बानी भी दी। तो इससे साथियों में, इससे पहले कि इस विषय पे आऊं और अपनी बात रखूं, इससे पहले अभी जैसे बीपी सिंह जी ने बताया कि जब बाबा साहब आंदोलन चला रहे थे तो पूरा अनपढ़ समाज भी उनके साथ था, फुले साहब चला रहे थे तो भी उनके साथ। हम अपने महापुरुषों की दुहाई तो देते रहते हैं, लेकिन महापुरुषों के नाम पर कब तक हम इसको खाने वाले हैं? बाबा साहब हमारे बीच में थे, ठीक था, सब कुछ ठीक चल रहा था और आशा बंधी थी कि हमें कुछ मिलने वाला है। तो साथियों, जब बाबा साहब हमारे बीच में नहीं रहते हैं तो बाबा साहब के जो साथ लोग काम कर रहे होंगे वो लोग तो रहे होंगे ना। तो बाबा साहब ने जो सिद्धांतों और मूल्यों के साथ वर्क किया, तो जो लोग शेष रह गए थे, क्या उन लोगों को वर्क नहीं करना चाहिए था या आगे इस कारवां को नहीं लेके जाना चाहिए था? लेकिन साथियों, प्रश्न ये उठता है, निराशा यहां पर आती है, जो वो लोग थे, कुछ लोगों ने शैक्षणिक और आर्थिक और कुछ काम किया, कुछ लोगों ने सामाजिक किया, लास्ट में चल के क्या हुआ, वो कांग्रेस के दरवाजे पर आकर के बंध गए और ये कारवां यहीं पे खत्म हो गया। तो ऐसे समय में साथियों, मैं इस एक ऐसी महान हस्ती का नाम लेना चाहूंगा जो हमारे साथ में है, यश कासिम डीके खापर्डे साहब, जो आज हमारे बीच में नहीं है। वर्ष 2000 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऐसे समय में सर, ये जो कंसेप्ट है ये आज का ही नहीं है, और ये कर्मचारी वर्ग ने ही उस समय पैदा किया अपने महापुरुषों के बाद, कि 1964 में डीके खापर्डे से सामाजिक दिशा में आंदोलन की अपनी भूमिका अदा करते हैं, जो कि डीआरडीओ में काम करते थे, और वो इसमें आगे आए और उन्होंने सोचा कि बाबा साहब को कम से कम 7-8 साल चले गए हैं, कभी कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है जो कि इस कारवां को लेकर के आगे जाए, इस पे बैक करने के लिए तैयार हो। तो साथियों, उन्होंने 4 साल अकेले स्तर पर जो भी उनसे हुआ वो काम करते रहे, और 1968 में उन्होंने पूना में जहां वो काम करते थे, उन्होंने कुछ चंद लोगों को इकट्ठा किया, जिसमें मान्यवर दीना भाना जी हैं और काशीराम जी थे। उन्होंने कुछ लोगों को इकट्ठा किया कि भाई बाबा साहब के जाने के बाद ऐसी कोई मूर्ति हमें दिखाई नहीं दे रही है जो कि हमारा भला करने वाली है, तो ये बताइए हमें करना क्या है। तो उन लोगों ने विचार विमर्श किया और इकट्ठा किया। सामाजिक परिवर्तन से ही उन्होंने कहा इन कर्मचारियों की और समाज की समस्या का समाधान हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, 1968 में मिल करके, जैसे कि हमारा बामसे फेडरेशन है, उन्होंने बनाया था एम्प्लॉइज वेलफेयर फेडरेशन। तो 1968 में एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन बनी और उन्होंने 1973 तक
ये कार्य किया। उन्होंने पूरे देश में जब घूमे तो लगा कि समाज की जो रिक्वायरमेंट है कुछ और है, तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्होंने सन 1973 में ये सोच लिया कि हम नहीं, अब एसोसिएशन से काम चलने वाला नहीं है, इसमें समाज की शिरकत और समाज की भागीदारी भी होनी चाहिए। तो उन्होंने निर्णय ले लिया कि ठीक है, हम इसको एज ए बामसेब का जो नाम है उन्होंने सुझाया कि हम एक ऐसा संगठन बनाएंगे जो एम्प्लॉयज के ही द्वारा होगा, लेकिन उसमें समाज की भी शिरकत होगी, जो हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए कार्य करेंगे। और 1973 से लेकर 1978 तक वो इसी तरह से चलता रहा, ये गरवासे में ये आंदोलन चलता रहा, और 1978 में चल करके इसको मूर्त रूप दिया गया और बामसेब का गठन किया गया साथियों। तो ये मैंने इसलिए बताया साथियों कि ये लोग जब हम कहीं जाते हैं तो हमारे साथियों से पूछते हैं कि बामसेब संगठन बना कहां से, ये MKKM आया कहां से। तो ये साथी जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हमारे लोग अक्सर जब समाज में जाते हैं तो पढ़ाने तो हम अपनी किताब जाते हैं से, लेकिन पढ़ के कुछ और आ जाते हैं। मैं उदाहरण के तौर पे बता दूं कि सब हमारे ही समाज के लोग हैं कि एक हमारा साथी था जो बर्तन बनाने का काम करते हैं, उनका गधा बीमार हो गया सर। तो क्या किया, वो डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये गधा मेरा बीमार हो गया है, इसको कुछ दवाई दो। तो डॉक्टर साहब ने दवाई दे दी और उन्होंने कहा ये जो लकड़ी का जो बम्बू है, बांस की वो बनाते थे सब तेल पिलाने के लिए, कि इसमें दवाई रखना और इसके मुंह में दे देना, पीछे से फूंक मार देना, तो ये दवाई अंदर चली जाएगी और गधा ठीक हो जाएगा। सर हमारे साथी ने उसने ऐसे ही किया, और जैसे ही वो गधे के मुंह में डाल करके फूंक मारने वाला था, सर ऊपर से गधे ने फूंक मार दी और वो दवाई उसके अंदर चली। तो इस बात से मेरा सर ये बात हंसने की नहीं है कि हम पढ़ाने कुछ और जाते हैं और पढ़ करके कुछ और आ जाते हैं, तो इसलिए हमारे को जानकार होना बड़ा ही जरूरी है सर। ये सब पे बैक टू सोसाइटी एक नया शब्द नहीं है, ये बामसेब या हमारा जो मैंने अभी बताया जो एसोसिएशन बनी थी, ये पे बैक टू सोसाइटी अपने पुरखों की विचारधारा से बनी थी। तो इससे सर ये इंटेलेक्चुअल क्लास आया कहां से? अभी हमारे बहुत सारे साथियों ने, जुगला सर ने बताया, ये इंटेलेक्चुअल क्लास हमारे आंदोलन, हमारे महापुरुषों के आंदोलन का जो नतीजा है वो है। तो हम चाहते हैं सर, जो हमारे महापुरुषों का जो आशय था कि जो हम कुर्बानी इन लोगों के लिए दे रहे हैं, तो ये समाज में पे बैक जा करके करेंगे। तो एज ये विषय इसलिए हमने उद्घाटन सत्र में रखा, हमारे साथी समाज में जाएं और ये भावना, ऋण चुकाने की जो भावना है कर्मचारी अगर वर्ग में पैदा हो जाती है, तो मुझे लगता है कि हमारे कर्मचारी नहीं, हमारे समाज की समस्या का भी समाधान कर्मचारी वर्ग के साथ साथ हो जाएगा। अब इस साथियों में 1930 के दौर में आपको लेके जाना चाहता हूं, जब बाबा साहब कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाने की बात कर रहे थे, तो बाबा साहब चाहते थे कि इस देश में जो इतनी समस्याएं हैं, मुझे लगता है कि मुझे कुछ इसके बारे में एजुकेशन या कुछ रिसर्च वर्क करना चाहिए। लेकिन बाबा साहब इतने समर्थ नहीं थे कि वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी चले जाएं और पढ़ करके आ जाएं, और हमारा समाज भी इस लायक नहीं था। तो उन्हें बड़ौदा के जो नरेश गायकवाड़ जी थे, उन्होंने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा कि सर मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूं। तो उन्होंने पूछा भाई जाना क्यों चाहते हो, यहां भी तो पढ़ सकते हो, यहां भी तो रिसर्च कर सकते हो। तो बाबा साहब ने बहुत सारे एस्पेक्ट उनको बताए होंगे और उन्होंने कहा सर मैं जाना चाहता हूं। तो गायकवाड़ साहब ने कहा कि ठीक है, मैं तैयार हूं इसके लिए, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको एक एग्रीमेंट मेरे साथ करना। उन्होंने कहा कि 10 वर्षों का एग्रीमेंट मेरे साथ करना होगा, क्योंकि मेरे राज्य के लिए भी आपको कार्य करना होगा। साथियों, ये बाबा साहब ने ये शर्त मंजूर की, किस लिए? मतलब उनको तो कुछ पे बैक में मिलना नहीं था ना। बाबा साहब चाहते थे कि मैं जो रिसर्च करूं उसका जो फायदा इंटेलेक्चुअल क्लास को होगा मेरी रिसर्च से, तो उससे लोग लाभान्वित होंगे।
तो बाबा साहब ने ये कहा कि मैं ये खोज करना चाहता हूँ वहाँ जा कर के कि जो हमारे समाज में जो अस्पष्टता है, गैर बराबरी है, मैं इस पे वहाँ जाकर रिसर्च करूँगा और रिसर्च ही नहीं करूँगा, इसके समाधान पर भी मैं कार्य करूँगा। ऐसा बाबा साहब ने गायकवाड़ से वायदा किया और इस वायदे के साथ वो जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। और जब वहाँ से वापस आते हैं तो बाबा साहब कहते हैं कि ये जब मैं वहाँ से वापस आया तो मेरा जो सोचने का नजरिया था वो सारा ही बदल गया। तो बाबा साहब ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया और ऐसी भावना के साथ एग्जाम्पल सेट किया कि ये भावना मेरे लोगों में जानी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने वो कीमत चुकाई, 10 साल कम नहीं होते। और ये एग्रीमेंट करके गए अपने इंटेलेक्चुअल क्लास के लिए कि मतलब मैं 10 साल का एग्रीमेंट करके उस राज्य के लिए काम करूंगा। तो ऐसे बाबा साहब का एक डेडिकेशन था। तो हमें लगता है कि हमारे कर्मचारी वर्ग को भी इस तरह का डेडिकेशन पैदा होना चाहिए। अभी बहन जी चर्चा कर रही थी, बड़ा वो ऐतिहासिक रही वो लास्ट बाबा साहब का भाषण है सर रामलीला ग्राउंड का आगरा के। तो ये सभी को पता है सर, इस पर मैं ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं करूंगा, सब लोग इसका कोट करते ही रहते हैं। लेकिन सर मैं ये कहता हूं जब हमारे बारे में इतिहास लिखा जाए तो उस श्रेणी में भी कहीं हमारा भी नाम ना लिखा जाए कि ये वाम सेव और जो मूल निवासी कर्मचारी कल्याण संघ के लोग थे, इंटेलेक्चुअल क्लास की बात तो कर रहे थे, हैं? लेकिन समाज में पैदा क्या किया? जैसा बाबा साहब ने 14 लोगों को अपने जो स्टाइफंड मिला और उन लोगों को भेजा, कुछ लोग वापस आए, लेकिन 1-2 लोग तो कुछ काम करते दिखाए, लेकिन सब तो बाबा साहब उस बात से दुखी हुए थे। अगर बाबा साहब आज अगर होते तो शायद और भी दुखी होते, क्योंकि जब उस समय बाबा साहब का दौर था तो उस समय तो शायद कोई आदमी रिटायर नहीं हुआ होगा। जब नौकरियां भी लोगों के पास नहीं थी तो रिटायर होने का तो सवाल नहीं। लेकिन आज का हमारा इंटेलेक्चुअल क्लास जब रिटायर हो जाता है तो पहले तो ये कहता रहता है कि जब मैं फ्री हो जाऊंगा तो समाज के लिए कुछ करूंगा, और जब वो रिटायर हो जाता है तो वो कोई नस्ल का कुत्ता ढूंढता है और सुबह को कुत्ता घुमाने का काम करता है। वो अपना इसको सोशल स्टेटस समझता है सर, जुड़ा सर। और अभी मैं देख रहा हूं ये देहरादून सर राजधानी है, और जो आज लोगों को डेडिकेशन की परिभाषा समझा रहे हैं, सैक्रिफाइस करने की परिभाषा समझा रहे हैं, पे बैक टू सोसाइटी समझा रहे हैं। मैं सब बहुत बड़े अधिकारी के यहां गया इसी देहरादून में, नाम नहीं लेना चाहता, वो मेरे साथी हैं। तो हो क्या रहा है सर, हम इस मंच में खड़े होकर के पाठ पढ़ाते हैं जैसे बीपी सिंह जी ने बताया कि कुछ होने वाला नहीं है। ये सबको मालूम है सर, ये बात भाषण देने की जरूरत नहीं है। जब मैं उनके घर पे गया तो उस आदमी की बेटी एक डायरेक्टर है विदेश में, और एक बेटा यही इंडिया में है जो कि कम से कम 50-50 करोड़ रुपया सर वो इस देश से, इस डेडिकेशन से, लोगों के आंदोलन से, हमारे महापुरुषों के आंदोलन से वो भूल गए हैं कि ये कहीं से हमें प्रतिनिधित्व मिला है, उसकी वजह से हमें सैलरी मिली। तो मैं सर उनके घर गया और मैंने कहा बेटा वाम सेव का अधिवेशन है, आप मुझे कुछ कंट्रीब्यूशन दीजिए। उसने कहा अंकल मैं तो वो नहीं रखती हूँ पर्स में पैसा। तो मैं बोला पैसे की तो बात ही नहीं हो रही, हम तो बहुत वर्षों से पैसे को आरटीजीएस वगैरह या गूगल पे से इस तरह से करते हैं। तो सर वो लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने इसलिए उदाहरण दिया वो कुत्ते घुमाने का जो काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने बच्चों को डेडिकेशन नहीं सिखाया। उस बच्चे ने मुझे सर 2 रुपए का भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, और आज उनके फादर पूरे देश में ये कहते हैं कि हमें पे बैक टू सोसाइटी होना चाहिए और ये सैक्रिफाइस करना चाहिए। तो ये दूसरों के लिए क्यों ये पैमाना? बड़े दुख के साथ मुझे सर ये बात कहनी पड़ रही है, क्योंकि बाबा साहब को जो डोनेशन मिला था तो उन्होंने तो आप पर लगा दिया, लेकिन उस डोनेशन कुछ और भी लोगों को मिला था, जैसे मुसलमानों को मिला तो उन्होंने ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई, और हिंदुओं को मिला तो उन्होंने बनारस यूनिवर्सिटी बनाई। तो बाबा साहब भी तो यूनिवर्सिटी या कोई मेडिकल कॉलेज बना सकते थे, उन्होंने क्यों नहीं बनाई? उन्होंने इसलिए नहीं बनाई कि अगर अपने जैसे लोग मैं अगर समाज में पैदा कर दूंगा तो शायद है कि इससे ज़्यादा फायदा
और कुछ हो नहीं सकता। साथियों, 1978 से इमाम से बनी और 2017 में, शायद मैं राइट हूँ क्या भूपेंद्र, 2017 में बनाना MKKM। हाँ, तो साथियों हमें MKKM की जरूरत क्यों पड़ी है? जब वो भी कर्मचारियों का संगठन था, ये भी कर्मचारियों का संगठन था, तो ये मक्कम क्यों बनाया? साथियों, जब हमने ये 35-40 साल समाज में काम किया, तो जिस तरह का भेदभाव समाज में दिखा, वही भेदभाव, वही एंट्रोसिटी, वही चीजें जो हमारा एम्प्लॉइज वर्ग है सर, उसमें हमें दिखाई देता है। तो ये सब कई साल पहले 2017 से पहले ही आवाज उठी